Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at ComSci Institute of Information Technology, and today is our lecture number 4 regarding the course Insurance and Risk Management, FNC 710. So we are starting with the lecture number 4. Last time हम लोगों ने इसी इंश्योरेंस एंड रिस्क को स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने अटेम्प्ट किया था इन एक्सपेक्टेड लॉसेस को, एंड साथ ही हमने स्टैंडर्ड डेविएशंस कैलकुलेट की थी। फिर हमने लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद हमने एक एग्जांपल भी की थी, जिसमें मैंने आपको प्रॉपर मेथड बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशंस कैसे निकालनी है और किस तरह से निकालने की है। उसमें हमने फुल स्लाइड्स पे हम लोगों ने देखा था कि हाउ वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट दैट, कि हमने उस स्लाइड्स को कैसे और किस तरह से लेके हम आगे चल रहे थे। तो हमने उसमें एग्जांपल भी की थी, कुछ एग्जांपल थी जो छोटी सी की थी, जिसमें हम लोगों ने 2 और 3 थी। मैंने कहा मैनी नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज हो तो तब कैसे होगा, क्या होगा, दैट वी आर गोइंग टू सी, कि हमने उसके बाद देखते रहते हैं किस किस तरह से ये आगे चल रहे हैं। ठीक है ना। तो उसी के आगे अब हम आगे लेके जाएंगे, इसी चैप्टर को आज फर्दर कंप्लीट करेंगे और देन वी मूव फर्दर। आज थोड़ी सी और टेक्निकल लेवल की चीजें देखेंगे इंश्योरेंस एंड रिस्क में, कि रिस्क में और क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, किस तरह का रिस्क इन्वॉल्व होता है, किस तरह की रीजनिंग इन्वॉल्व होती है। हर एक चीज को हमने देखना है, बड़ी डिटेल में देखना है कि क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं और किस तरह से हमने इनको वैल्यूज को आगे लेकर चलना है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्दर, कि हम लोग देखते हैं कि इसमें आगे चीजें हमारे पास क्या क्या आ सकती हैं और कैसे आती हैं। सो स्टार्टिंग विद दैट इज द लेक्चर नंबर 4, दैट इज इंश्योरेंस एंड रिस्क। फर्स्ट स्टार्टिंग विद द ऑब्जेक्टिव्स, के ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या कहते हैं। डेफिनेशन एंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियली इंश्योरेबल रिस्क हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एडवर्स सिलेक्शन एंड इंश्योरेंस भी देखा था, इंश्योरेंस वर्सेस गैम्बलिंग भी देखा था, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस देखा था, बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस टू सोसाइटी। अब हम जो मूव करेंगे दैट इज टूवर्ड्स द टेक्निकल लेवल, कि पाइजॉन्स क्या है, स्टैटिस्टिकल मेजर्स क्या हैं, और उन स्टैटिस्टिकल मेजर्स को हम आगे लेकर कैसे मूव करेंगे। एंड दैट वी आर गोइंग टू सी, कि हम लोगों ने उन मेजर्स में क्या क्या चीजें देखनी है और किस तरह से उन चीजों को देख के हमने आगे चलना है। हर एक चीज को याद रखिएगा, वेरीड लेवल पे चेंजेस आती हैं। वेरीड लेवल का मतलब यह है कि आपके पास स्टैटिस्टिकल मेजर्स हैं जो नॉर्मली रिस्क को निकालते हैं, बिकॉज रिस्क आर नॉर्मली बेस्ड ऑन सर्टेन वैल्यूज। और वैल्यूज की जब बात करते हैं तो याद रखिएगा, वैल्यूज के लिए वी रिक्वायर सर्टेन टाइम सीरीज, और सर्टेन टाइम सीरीज रिक्वायर्स a certain calculations, certain valuations and certain level of your overall understanding of the stats। अब मैं यहाँ पे आपसे ये तो नहीं पूछूंगा मीन मीडियन मोड क्या होता है, बट यू रिक्वायर दैट थिंग्स एंड ऑब्वियसली इट्स एडवांस लेवल कोर्स, तो ऑब्वियसली आप इससे पहले ये चीजों को देख के आए हैं कि इनको हमने किस तरह से और कैसे मेजर अप करना है। ठीक है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन, जब भी रिस्क आइडेंटिफाई होता है तो याद रखिएगा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज जो आइडेंटिफाई की जाती है दैट इज अ लॉस एक्सपोजर, कि लॉस कितना है, लॉस के अंदर एक्सपोजर्स कितने हैं, और उन लॉसेज में हमारे पास एक्सपोजर्स किस किस लेवल पे आ सकते हैं। जब लॉस एक्सपोजर की बात करते हैं तो याद रखिएगा पोटेंशियल लॉस दैट मे बी एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिस्क, यानी कि पोटेंशियल लॉसेज दैट मे बी एसोसिएटेड, यानी वो पोटेंशियल लॉसेस जो मे बी एसोसिएटेड हों विद स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिस्क, किसके साथ एसोसिएट हो, विद द स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिस्क, कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिस्क के साथ एसोसिएटेड हों, यानी कि देयर एग्जिस्ट अ पोटेंशियल लॉसेस दैट मे बी एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिस्क, क्योंकि स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिस्क को जिसके साथ वो एसोसिएटेड होती हैं, मींस टू से देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिस्क जो उसके साथ एसोसिएट होके आ रही हैं। ठीक है ना। पोटेंशियल लॉसेस दैट मे बी एसोसिएटेड अब कैन बी कैटेगराइज्ड एज वेदर दे रिजल्ट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी, लायबिलिटी, लाइफ, हेल्थ एंड लॉस, यानी कि इनमें से किसी एक टाइप से भी अटैच्ड होंगी तो दैट इज नोन टू बी एज अ पोटेंशियल लॉस, यानी कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिस्क से जो भी पोटेंशियल लॉस। अच्छा, पोटेंशियल लॉस और इनकर्ड लॉस में फर्क है। पोटेंशियल मींस जो हो सकता है, क्या मतलब है इसका, जो हो सकता है, और एक्चुअल लॉस का मतलब है जो हो चुका है।
तो वी आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअली अ पोटेंशियल लॉस। मैं किसकी बात कर रहा हूँ कि मेरे पास पोटेंशियल लॉस है और पोटेंशियल लॉस के हिसाब से मैं मेजरमेंट्स कर रहा हूँ कि ये मेरे पास मेजरमेंट्स हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं और जो एग्जिस्ट होकर सामने आ रही हैं, एंड कैन बी कैटेगराइज्ड एज टू वेदर दे रिजल्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी, लायबिलिटी, लाइफ, हेल्थ एंड लॉस फ्रॉम इनकम रिस्क। यानी कि किस में से लॉस हो सकता है? लॉस फ्रॉम इनकम एंड रिस्क, यानी कि लॉस हमारा इनकम से भी आ सकता है और लॉस फ्रॉम हमारा रिस्क से भी आ सकता है। यानी बोथ केसेस में वी गॉट द लॉसेस, कि हम लोग इन दोनों केसेस में लॉसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारे पास लॉसेस हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। रिस्क आइडेंटिटी, लॉस एक्सपोजर चेकलिस्ट स्पेसिफाई न्यूमरस पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ लॉस। अब यहां पे क्या है? न्यूमरस पोटेंशियल ऑफ सोर्सेज ऑफ लॉस। अब फॉर एग्जांपल इफ आई वुड से कि सोर्सेज ऑफ लॉस क्या होंगे तो क्या कहेंगे? इफ यू आर एट द MBA लेवल और व्हाटएवर आई वुड से कि BBA एडवांस लेवल, आपके लिए सोर्सेज ऑफ लॉसेज क्या है? जाहिर बात है देयर वुड बी मेनी थिंग्स, लैपटॉप थेफ्ट, एनीथिंग एल्स। ये क्या है? आपके पास सोर्सेज ऑफ लॉसेज है ना, कि आपके पास सोर्स है लॉसेज की, हाँ जी कि थेफ्ट हो गया, दैट इज चला गया, ठीक है ना। अब क्या है कि हाँ जी कोई नहीं जी स्ट्राइक होगी यूनिवर्सिटी के अंदर, स्ट्राइक होगी कि पता लगा जी कि नहीं चल रही यूनिवर्सिटी, बंद हो गई है। दीज आर सोर्सेज ऑफ लॉस। आपकी एक जगह पे एजुकेशन लॉस है, एक जगह पे दोनों चीजें हैं, एजुकेशन प्लस योर फंड्स लॉसेज इन द फॉर्म ऑफ लैपटॉप। तो ये आपके पास स्पेसिफिक न्यूमरस पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ लॉसेज हैं और ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं, you know that, and these are the loss exposure from the destruction of an asset and from legal liability। दोनों destruction of assets में और from legal liability हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पेपर दे रहे हो, पेपर में आपको पता लग रहा है जी कि देयर इज अ चांसेस के आपको किसी और के बजाय किसी और की चीटिंग की वजह से आपको पकड़ लिया जाए, तो दैट इज अगेन बीइंग अ लीगल लायबिलिटी जो आपके अगेंस्ट बन जाएगी, एंड दैट इज अ लायबिलिटी रिस्क दैट एग्जिस्ट। सो दैट मीन्स के these are the potential sources of loss. Some are designed for specific industries। कुछ losses जो हैं वो एक specific industry के लिए डिजाइन है। किसके लिए डिजाइन है? एक specific industry के लिए डिजाइन है कि एक इंडस्ट्री में किस तरह से losses आते हैं और किस तरह से उन losses को हमने मेजर करना है, मैनेज करना है। हर चीज को हमने देखना है कि किस किस तरह से हमने यहाँ पे इन सोर्सेस को मेजर करना है और कैसे देखना है। Some are designed for specific industries such as manufacturer। अब देखिए कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आ रही हैं। मैन्युफैक्चरर आ गई, रिटेलर्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। इन सब चीजों के लिए याद रखिएगा यहाँ पे लॉस एक्सपोजर एग्जिस्ट कर रहा होता है। लॉस एक्सपोजर एग्जिस्ट करेगा तो तभी ये चीजें आगे चलती हैं, ठीक है ना। तो दीज आर ऑल रिलेटेड टू लॉस एक्सपोजर और लॉस एक्सपोजर्स को साथ रख के ही आगे चल रहे होते हैं। अदर फोकस ऑन स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ एक्सपोजर सच एज रियल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी, सच एज रियल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी। यानी अदर फोकस क्या होगा? ऑन अ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ एक्सपोजर सच एज रियल प्रॉपर्टी होती है एंड देयर ऑल्सो एग्जिस्ट अ पर्सनल प्रॉपर्टी, के पर्सनल प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट कर रही है और रियल प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट कर रही है, सच एज रियल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी। अच्छा, अब यहां पे क्या है? रियल प्रॉपर्टी और पर्सनल प्रॉपर्टी। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज मेंट बाय रियल प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज मेंट बाय पर्सनल प्रॉपर्टी। रियल प्रॉपर्टी भी आ रही है और पर्सनल प्रॉपर्टी भी आ रही है। When we talk about real property, किसकी बात करूं मैं? When we talk about real property, real property means real estate property। किसकी बात कर रहा हूं मैं? रियल स्टेट प्रॉपर्टी। और पर्सनल प्रॉपर्टी की बात ये तब कर रहा हूं मैं कि दैट व्हेन वी रिक्वायर अ पर्सनल लेवल प्रॉपर्टी, जैसे आपकी कोई चीज है, आपकी हैंडिंग है, आपकी होल्डिंग्स हैं, दीज आर नोन टू बी एज योर पर्सनल प्रॉपर्टी एंड रियल मींस दैट इज इमूवेबल। अदर फोकस ऑन स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ एक्सपोजर, रियल प्रॉपर्टी भी कोई कब्जा कर ले, दैट इज ऑल्सो बीइंग देयर। तो दीज आर द रिस्क आइडेंटिफिकेशंस कि ये हमारे पास हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें नॉर्मली हम लोग रिस्क को मेजरमेंट्स नहीं दे रहे होते, रिस्क को मेजरमेंट्स हम नहीं दे रहे होते कि रिस्क क्या है, कैसे है, किस तरह वर्क करेगा, नोबडी नोज। बट याद रखिएगा कि रिस्क की मेजरमेंट्स अगर हमने नहीं देनी तो देन देयर वुड बी एन इशू, कि वहां पे हमारे पास रिस्क आइडेंटिफिकेशंस नहीं आती हैं कि हमने, अब देखें जैसे मैंने कहा कि हाँ जी आप कहते हो जी इसमें कौन सा लॉस होगा, हर चीज में रिस्क एग्जिस्ट कर रहा होता है, इट्स अ बीइंग रियलिटी। वी ऑल नो दैट द इट्स अ रियलिटी दैट the thing that is known to be as a ship that is Titanic, and they would say that nobody can down it, and it drowned. So that means a risk always exists.
रिस्क ऑलवेज एग्जिस्ट, बट द थिंग इज दैट कि उन रिस्क को हमने पहले से आइडेंटिफाई करना है, चाहे छोटी से छोटी चीज लें चाहे बड़ी से बड़ी। आइडेंटिफाइंग ऑफ अ रिस्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हर चीज में होता है। और लॉस एक्सपोजर की चेकलिस्ट होना जरूर है कि किस किस तरह से होनी चाहिए। नॉर्मली जब हम बात करते हैं किसी चीज में, तो वहां पे किसी भी फोर्सेस की बात कर लें या किसी भी प्लान की बात करें, वहां एक कंटीजेंसी प्लान बनाया जाता है कि व्हाट इफ दैट वुडंट हैपन तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, व्हाट इफ दैट वुडंट हैपन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एंड व्हाट इफ वी वुडंट हैपन व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हर चीज को हम लोग देख रहे होते हैं कि ये क्या चीजें हैं। So that means these are known to be as a risk identification. क्या कहते हैं उसे हम? रिस्क आइडेंटिफिकेशंस हैं, और रिस्क आइडेंटिफिकेशंस उसी के हिसाब से हम आगे चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे that is known to be as your risk identifications. कि identifying of a risk is a very important thing. कि जब भी हमने रिस्क आइडेंटिफाई करना है, we are going to redo the loss exposure checklist. कि जितनी ज्यादा चेकलिस्ट अच्छी होगी उतनी ज्यादा हमारा लॉस एक्सपोजर अच्छा होगा। Risk identifications again आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, another thing that involve a risk identification. ये तो बहुत बड़ा मेजरमेंट होता है कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करें और वहां से रिस्क इन्वॉल्व करें। अगर मैं पूछूं कि इस टाइम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ऑलरेडी आप लोग कोर्स पढ़ चुके होंगे कि कौन कौन सी रेशियोज होती हैं जो रिस्क को आइडेंटिफाई कर रही होती हैं, किस किस तरह के रिस्क को आइडेंटिफाई करके आगे चल रही होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि पहली चीज जो हमारे सामने आएगी वो क्या चीज आएगी? दैट इज लिक्विडिटी रेशियो, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी। फर्स्ट अटेम्प्ट पहली चीज जो आपके पास आएगी वो कहेगी लिक्विडिटी इश्यूज आ जाएंगे, दैट मींस रिस्क आइडेंटिफिकेशन। देन डेट टू इक्विटी रेशियो, वो भी रिस्क को बताएगा। यानी ये दीज ऑल आइटम्स जो हैं वो हमें क्या बता रहे होंगे? दैट देयर इज एन इशू विद द रिस्क आइडेंटिफिकेशन, कि हमारे पास इश्यूज हैं कि हमने रिस्क को आइडेंटिफाई करना है और कैसे करना है, और उसी रिस्क को हमने आइडेंटिफाई करना है और उसी तरह की हमने चीजों को आगे लेकर चलना है। ऑल आइटम्स ऑन द फर्म्स बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट आर एनालाइज्ड इन रिगार्ड टू रिस्क दैट मे बी प्रेजेंट। कि ऑल आइटम्स ऑन द फर्म्स बैलेंस शीट, यानी जितने भी आइटम्स हैं ऑन फर्म्स बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट आर एनालाइज्ड इन रिगार्ड टू रिस्क दैट मे बी प्रेजेंट, कि वो रिस्क को ही दिखा रहे हैं ना। देखें, मैं अगर बात करूं सिंपल रेशियो की, रिसीवेबल टर्नओवर की, तो क्या फार्मूला होता था रिसीवेबल टर्नओवर का? दैट इज नेट सेल्स डिवाइड बाय रिसीवेबल्स, यही होता था ना, है ना। अगर ये बहुत लो है तब भी नुकसान है, बहुत हाई है तब भी नुकसान है। अब मैं अगर पूछूं कि चलो जी बहुत हाई है तो ठीक है, लो का नुकसान, लो है तो ठीक है, हाई का नुकसान कैसे? भाई मुझे ये बताएं, कोई भी चीज आप किसी दुकान से उधार ले रहे हैं और वो रोज आपको तंग करे कि यार ये उधार वापस करो, आप दोबारा उस दुकान वाले के पास जाएंगे? ऑब्वियसली नहीं जाएंगे। सेल्स किसकी फर्क पड़ेगी? ऑब्वियसली उस दुकान वाले की फर्क पड़ेगी। तो रिस्क उसके लिए हो गया ना ये ज्यादा होना अच्छा है, ना बहुत कम होना अच्छा है। इट वुड बी ऑन द मीडियोकर लेवल। तो दैट मीन्स कि यहां पे हमारे पास रिस्क इन्वॉल्व है कि हाँ यार ठीक है, मैं तो जीरो कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं यहाँ पे जनरल मोटर्स की बात करूं, जनरल मोटर्स के एक टाइम वो था कि वहां पे इतने ज्यादा रिसीवेबल्स से जिसकी कोई हद नहीं, यानी कि मींस हर चीज 2-2 साल के रिसीवेबल पड़े थे, लोग वापस ही नहीं करते थे। उन्होंने बंदा हायर किया, बंदे ने कहा जी कि मैं आपके रिसीवेबल्स अभी ठीक करता हूं। उस बंदे ने आपके रिसीवेबल उठा के जीरो कर दिए। क्या करना चाहिए था उस बंदे के साथ? क्या किया होगा जनरल मोटर्स ने? हमें तो ये लगता है कि यार उसे तो बहुत ज्यादा उन्होंने इंक्रीमेंट्स, बोनसेस एंड ऑल दैट बहुत ज्यादा बेनिफिट दिया होगा, लेकिन उस बंदे को उठा के उन्होंने फायर कर दिया था। क्यों? उसने रिसीवेबल्स तो जीरो कर दिए, सेल्स 50% पे ले आया। दैट मीन्स कि ये याद रखिएगा, ना रिसीवेबल्स बहुत कम होना अच्छी बात है, ना बहुत ज्यादा होना अच्छी बात है। बोथ केसेस में रिस्क इन्वॉल्व है। सेम गोज विद द डेट टू इक्विटी, सेम गोज विद द फिक्स्ड एसेट टर्नओवर। अब फिक्स्ड एसेट टर्नओवर का क्या मतलब है? हम लोग कहते हैं जितना नेट सेल्स डिवाइड बाय फिक्स्ड एसेट, यही कहते हैं ना, नेट सेल्स डिवाइड बाय फिक्स्ड एसेट। अब मैं अगर इसकी बात करूं नेट सेल्स डिवाइड बाय फिक्स्ड एसेट, मैं कहूंगा जी जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। लेकिन ये भी वही बात है, टू साइडेड सोर्ड है। ना ज्यादा अच्छा होना अच्छी बात है, ना ज्यादा कम होना अच्छी बात है। ना ज्यादा अच्छा होना अच्छी बात है, ना ज्यादा कम होना अच्छी बात है। बोथ केसेस में देयर इज एन इश्यूज, बोथ केसेस देयर इज एन इश्यूज। अब क्या इश्यूज होंगे? मैं कहता हूं ठीक है जी, नेट सेल्स तो इतनी ज्यादा अपनी फिक्स एसेट है। अगर बहुत कम होगा तो इसका मतलब है मैंने तो फिक्स्ड एसेट की नेट वैल्यू उठाई है ना,
डेप्रिसिएशन माइनस करके। कहीं ये तो नहीं मेरे पास बड़ा पुराना एसेट पड़ा है जिसकी इतनी ज्यादा डेप्रिसिएशन हो चुकी है कि डिनोमिनेटर बहुत छोटा हो गया। तो जब डिनोमिनेटर बहुत छोटा होगा तो डेफिनेटली नेट सेल्स बढ़े ना बढ़े, वैल्यू तो ऊपर ही आएगी। और बहुत कम होगा तो डेफिनेटली एसेट्स की एफिशिएंसी पे क्वेश्चन रेज होगा। तो अगेन बोथ केसेस में यहां पे भी इश्यूज आएंगे। तो रिस्क तो बहुत दोनों तरफ से इन्वॉल्व है कि बहुत पुराना एसेट है तो किसी टाइम भी बैठ सकता है, और जब वो किसी टाइम भी बैठ सकता है तो देन देयर इज ऑलवेज बी एन इशू कि यहां पे हमने इस रिस्क को कैसे मेजर करना है, किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि आपको मैं कहता हूं 1960 का मैंने कोई चीज गाड़ी रखी हुई है, 90% चांस है कि अगर मैं यहां से उस गाड़ी को लाहौर लेके जाऊंगा 90% चांस है कि रास्ते में बैठेगी, नहीं चलेगी, खराब हो जाएगी, और 10% चांस है कि नहीं भी हो। लेकिन अगर कोई नई गाड़ी होती तो 90% चांस होता है कि उसे कुछ नहीं होगा, 10% चांस है कि हाँ यार कुछ हो सकता है। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे फिक्स एसेट टर्नओवर भी हमें रिस्क को आइडेंटिफाई करके बता रहे हैं यार ये हो सकता है, ये हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ एग्जिस्टेंस इन बोथ केसेस, यानी कि वहां पे आपके पास एग्जिस्टेंस इन्वॉल्व होती है। ठीक है ना। तो ऑल आइटम्स ऑन द फर्म्स बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट्स आर एनालाइज्ड इन रिगार्ड टू रिस्क दैट मे बी प्रेजेंट, जो रिस्क है वो मे बी प्रेजेंट हो। फ्लो चार्ट्स allows risk manager to pinpoint areas of potential losses, यानी कि allows flow charts भी होते हैं जो ये बता रहे होते हैं कि managers to pinpoint area of potential losses। अब flow charts क्या होते हैं, अगर मैं कहूं कि हाँ जी area of losses क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से areas हैं, वो भी flow charts बता रहे होते हैं। flow charts means कि जो आपको बता रहे होते हैं अच्छा ठीक है जी ये प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन ये है, यहाँ इस जगह पे रिस्क इन्वॉल्व है, यानी यहाँ पे हमारे पास लॉसेज आ सकते हैं। ओनली थ्रू केयरफुल इंस्पेक्शन ऑफ एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस, entire production process can be full range of loss exposure be identified। सिर्फ अगर आप प्रोडक्शन प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर लें, याद रखिएगा आपको कंप्लीट एक्सपोजर ऑफ एवरीथिंग मिल जाएगा, हर चीज का एक्सपोजर आपके सामने आ रहा होगा कि दैट हाउ वी आर गोइंग टू एक्सपोज इट एंड हाउ वी आर गोइंग टू फॉलो इट। ठीक है ना। तो जिस तरह भी एक्सपोज कर रहे होंगे उसी तरह की हम यूजेज में ला रहे होंगे। ठीक है ना। और फुल रेंज ऑफ लॉसेज एक्सपोजर्स भी आइडेंटिफाई के फुल रेंज ऑफ लॉसेज की हम एक्सपोजर्स की तरफ जाएंगे कि किस तरह से हमने एक्सपोजर्स की तरफ लेकर जाना है। फ्लो चार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, अब देखिए फ्लो चार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस को देखिएगा। स्टेज 1 पार्ट एंड मटेरियल डिलीवर्ड टू अनलोडिंग एरिया, कि पार्ट्स और मटेरियल डिलीवर किया, अनलोडिंग एरिया है। अब यहाँ पे क्या है, डिले हो जाए, लोडिंग में डैमेजेस आ जाए, देन रिस्क है ना, अगेन अनलोडिंग में डैमेज आ गए। ठीक है। पार्ट्स मटेरियल मूव टू स्टोरेज बिल्डिंग, कुछ गए हैं वहां अगेन डैमेजेस आ जाए। पेंटिंग प्रोसेसिंग एंड ड्राइंग, कि पेंटिंग प्रोसेसिंग ड्राइंग, पता लगा जी पेंटिंग प्रोसेसिंग ड्राइंग में भी इशू आ गए, क्या आ गया जी पेंट हुआ है, पेंट ठीक नहीं हुआ, देन अगेन देयर इज अ रिस्क ऑफ लॉस हो सकते हैं, देयर इज अ चांसेस दैट द इवेंट विल अकर। यानी हर चीज में देखिए हम लोग नॉर्मली कहते हैं जी देयर इज अ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द रिस्क आइडेंटिफिकेशंस वी रिक्वायर अ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। हमें नेगेटिविस्ट पॉइंट ऑफ व्यू भी रिक्वायर्ड होता है। अगर हमें नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रिक्वायर्ड होगा तो याद रखिएगा वी वुडंट आइडेंटिफाई अ रिस्क, हम रिस्क को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और रिस्क को जब मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता तो देन देयर वुड बी एन इश्यू के यहाँ पे मैं रिस्क को किस तरह से और कैसे मेजर करूंगा, how I am going to identify and how I am going to value it। Move from machining and cleaning, क्या करेंगे, मशीनिंग एंड क्लीनिंग से मूव किया और मैं उसे आगे ले गया। क्या किया, मूव फ्रॉम मशीन एंड क्लीनिंग, कि उसे मैं मशीनिंग से क्लीनिंग की तरफ ले गया। कि जब मैं मशीनिंग से उसे क्लीनिंग की तरफ लेके गया हूं तो याद रखिएगा वहां से मैंने उसे मूवमेंट स्टार्ट कर दी कि यार देयर एग्जिस्ट अ मूवमेंट। स्टेज 5 अब क्या आ रही है, वो मूव फ्रॉम सब असेंबली टू फ्लोर्स, यानी कि अब हमने सब असेंबली फ्लोर पे गया, पता लगा जी सब असेंबली फ्लोर पे गया तो पता लगा जी कुछ तो क्लीनिंग ठीक नहीं हुई, वापस जाएगा और एडिशनल चल गया, पता लगा वहीं पे डैमेजेस आए हैं, वहां से दोबारा सारा का सारा कॉस्ट पड़ी, लॉस एक्सपोजर आ गया। मूव टू मेन असेंबली फ्लोर, असेंबली फ्लोर पे गया, पता लगा जी प्रीवियस कॉस्ट डबल हो चुकी है बिकॉज स्पॉइलेज और मेंटेनेंस आ गई थी, रीवर्क आ गया था इक्विपमेंट्स में। जब रीवर्क आ गया इक्विपमेंट्स में तो दैट मीन्स कि that require a certain level of your risk identification। Stage 7 finished product testing, अब टेस्टिंग हो रही है, पता लगी आधे प्रोडक्ट्स तो चल नहीं रहे and it is possible। हमारे अगर बात करते हैं that for example if they are making a missiles or anything in our strategic organization, जरूरी तो नहीं सारे मिसाइल चलेंगे, पता लगा जी सब कुछ बनाया बहुत सही है, पता लगा जी उड़ाया आधे मीटर बाद गिर गया, what does that mean? That means testing is failed, all losses are being charged, loss exposure is there।
देन फिनिश प्रोडक्ट स्टोरेज में गए, पता लगा जी आधी यूनिट स्पॉइल्ड हो गई हैं, पेरिशेबल थी, स्पॉइल हो गई हैं। अब पता लगा जब बनी है तो नहीं जी कोई नया मॉडल आ गया, तो दैट मीन्स ऑल फिनिश गुड्स वुड स्टोरेज हैज बीन ड्राउन्ड, क्योंकि फिनिश गुड स्टोरेज जो है वो डाउन हो गई है, खत्म हो गई। स्टेज 9 फिनिश प्रोडक्ट शिपिंग एरिया। क्या हो गया, फिनिश प्रोडक्ट्स को शिप किया और शिपिंग एरिया से आउट कर दिया, यानी फिनिश प्रोडक्ट्स आ गई हैं और शिपिंग एरिया से हमने उसे आउट कर दिया, यानी कि फिनिश प्रोडक्ट से आउट कर दिया है। और स्टेज 10 क्या आ रही है, फिनिश प्रोडक्ट लोडेड इनटू ट्रक्स। अब फिनिश प्रोडक्ट्स लोडेड इनटू ट्रक, पता लगा फ्रेजाइल चीजें थी, आधी चीजें डब्बे में टूट गई, दैट इज ऑल्सो बीइंग अ पार्ट ऑफ रिस्क। तो ये क्या, दीज आर एक्सपोज टू लॉसेस। पता लगा थेफ्ट होना शुरू हो गई, पता लगा जी बैग से लोगों ने वेयर हाउस खोला और ट्रक कहीं और लेके निकल गए, तो दैट मीन्स दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ योर फिनिश गुड्स प्रोडक्ट्स, यानी कि फिनिश गुड्स के हिसाब से चल रही हैं और फिनिश गुड्स प्रोडक्ट्स के हिसाब से चल रही हैं, और उसी के हिसाब से हम इसे आगे वैल्यूएशंस या मेजरमेंट्स कर रहे हैं कि दैट हाउ वी आर गोइंग टू वैल्यू इट, और जिस तरह भी मैं वैल्यू करूंगा उसी के हिसाब से हम इसे वैल्यू आगे लेकर चलेंगे। नाउ अगेन रिस्क आइडेंटिफिकेशन, अभी बैलेंस शीट एनालिसिस देख लिया, फ्लो चार्ट्स देख ली, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स फर्स्ट फर्दर आइडेंटिफिकेशंस, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस। किसकी बात कर रहे हैं हम, कि जब व्हेन वी आर गोइंग टू एनालाइज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट यूजुअल फॉर कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेट दैट सम लॉसेस इफ दे अकर आर नॉट बीइंग बोर्न बाय स्पेसिफिक पार्टी। जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं या लीजिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तो इट्स बीइंग अंडरस्टूड कि जब भी हमने लीजिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो वहां पे कोई ना कोई होता ही है कि वहां पे नहीं लिखा जाता कि हाँ ये घर गिर गया तो किसकी जिम्मेदारी है, या इसमें कुछ हो गया तो कौन है, तो वहां पे आप लिखा जाता है कि मे बी नॉट बोर्न और मे बी बोर्न बाय सर्टेन पार्टीज। तो देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व्ड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट। आप एम्प्लॉयमेंट में होते हैं, एम्प्लॉयमेंट में बहुत सारे ऐसे रिस्क होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप किसी बैंक के कैशियर है, पता लगा आपने कैश किसी ने 10,000 का चेक लेके दिया, आपने 10,000 के क्या नाम है उसे 10 नोट देने के बजाय 10,000 के 20 नोट दे दिए 500 समझ के, तो पता लगा 10,000 का तो नुकसान हो गया। तो उसमें आपके कॉन्ट्रैक्ट में अगर लिखा है कि अगर आपसे कोई गलती होगी तो आपसे पे करना है, तो दैट मीन्स कि 10,000 कहाँ से पे होंगे, डेफिनेटली आपके पास से पे होंगे। So that means कि अगर हम यहाँ से बात करें तो ये that means these are borne by the specific parties, कि ये specific parties हैं जो इसको बॉन्ड करेंगी और इसको इन्वॉल्व करेंगी, ठीक है ना। मे बी फाउंड इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये कब फाउंड हो सकता है, दैट कैन बी फाउंड इन अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में फाउंड हो सकता है। सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड लीज एग्रीमेंट में भी आइडेंटिफाई हो सकता है, यानी कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में भी कि हाँ जी अगर बनते हुए बिल्डिंग डूब गई तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में भी होगा कि जैसे हम सेल्स रिसीट सेल कॉन्ट्रैक्ट, हाँ जी खरीदी हुई चीज वापस नहीं जाएगी, दैट इज अ रिस्क। पता लगा जी घर लेके जाए तो पता लगा चीज खराब थी या स्मॉल थी, ऑल दीज आर नोन टू बी एज अ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। एंड लीज एग्रीमेंट्स आर ऑल्सो बीइंग देयर, कि लीज एग्रीमेंट्स भी आ जाएं जो लॉसेस की तरफ लेके जा रहे हैं। आइडियली द स्पेसिफिकेशन ऑफ हु इज टू पे फॉर वेरियस लॉसेस, यानी आइडियली क्या है, द स्पेसिफिकेशन ऑफ who is to pay for various losses, कि किन losses के लिए कौन पे करेगा, should be conscious decision that is made as a part of overall contract negotiation process, यानी कि अगर ये losses हुए तो कौन पे करेगा, that should be a part of contract negotiation process, कि negotiation का part हो। Decision should be reflect the comparative advantage of each party in managing and bearing research, यानी कि आपके जो decision लिया जाए वो बताए कि comparative advantage of each party क्या है, हर पार्टी को क्या comparative advantage है in managing and bearing this risk, कि इस रिस्क को बियर करने में हर एक पार्टी की क्या इन्वॉल्वमेंट है और वो कैसे इस पार्टी को इन्वॉल्व या एक्वायर कर सकती है। ऑन साइट इंस्पेक्शन, कि समटाइम्स रिस्क आइडेंटिफाई होता है ऑन साइट इंस्पेक्शन से भी, ये क्या ऑन साइट की एक्सपेंशन है उसी के सामने। ड्यूरिंग दीज विजिट्स इट कैन बी हेल्पफुल टू टॉक विद डिपार्टमेंट मैनेजर, कि आप उससे बात करें, एंड अदर एम्प्लॉइज रिगार्डिंग देयर एक्टिविटीज। समटाइम्स आप उसमें ही रिस्क निकल आता है, कोई कहता है जी हम तो ये काम जो है वो बेयर हैंडेड से कर रहे हैं, बहुत बड़ा रिस्क है, पता लगा जी मशीन के नीचे। फॉर एग्जांपल आप बिस्किट फैक्ट्री में जाते हैं, वो कहते हैं जी हम तो बिस्किट बेयर हैंडेड से उठा रहे होते हैं। अब जारी बात है बेक बिस्किट है, गर्म हुआ हाथ जलेंगे, तो दैट इज ऑल्सो बीइंग अ रिस्क दैट इज इन्वॉल्व्ड। ये सारी चीजें हैं जो रिस्क में इन्वॉल्व हैं। अब तीसरी चीज जो इन्वॉल्व है दैट इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ पास्ट लॉसेस। किसकी बात कर रहा है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करें ऑफ पास्ट लॉसेस। कैन यूज अ रिस्क मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम टू असिस्ट इन परफॉर्मिंग दिस टास्क, कि समटाइम्स आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए रिस्क मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स रख लेते हैं जो कि इसमें चल रहे होते हैं टू असिस्ट इन परफॉर्मिंग द टास्क, जो क्या करेंगे, असिस्ट करते हैं इन परफॉर्मिंग दिस टास्क, इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो असिस्ट कर रहे होते हैं कि हाँ जी हमारे पास इतनी परफॉर्मेंस करनी है और इतनी
परफॉर्मेंस के लिए हमारे पास इतने टास्क हैं। As these systems become more sophisticated and user friendly, ये सिस्टम क्या हो जाते हैं more sophisticated and user friendly, it is anticipated that more business will be able to use statistical analysis. वो कह रहा है as these systems becomes more sophisticated and user friendly, क्या होते हैं ये user friendly, it is anticipated that more businesses will be able to use statistical analysis in their risk management analysis. यानी risk statistical analysis के बगैर आप risk management activities को नहीं identify कर सकते और नहीं देख सकते, बिकॉज यू रिक्वायर आ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स कि किस तरह से आपने स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स को लेकर आगे चलना है। नाउ अनदर थिंग इज द रिस्क वैल्यूएशन। रिस्क वैल्यूएशन किस तरह करनी है? वंस अ रिस्क इज आइडेंटिफाइड, द नेक्स्ट स्टेप इज टू एस्टिमेट बोथ फ्रीक्वेंसी एंड सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियल लॉसेस। कि आपने एक बार रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, उसकी सिवियरिटी या उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस क्या है और वो किस तरह से अकर होगा। How we are going to identify its frequency and severity of potential losses, कि किस तरह से उसकी potential losses को हमने देखना है। Maximum probable loss and estimate of likely severity of loss that occur, यानी कि an estimate बनाया जाए of likely severity of losses that occurs, कि कितनी हमारे पास severity of losses हैं, that occurs यानी कितनी हमारे पास है, यानी कि probable loss कितना maximum हो सकता है, higher side पे कितना हो सकता है। भाई आप कहते हैं जी ये दीवार शायद गिर जाए, आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा? छत भी गिर जाएगी, उससे मैक्सिमम क्या होगा? ऊपर वाली फ्लोर भी नीचे आ जाएगा। दैट मींस मैक्सिमम प्रोबेबल लॉस निकाल रहे हैं। मिनिमम क्या है कि हाँ जी सिर्फ ये दीवार गिरी तो वहां पे जो बीम है वो रोक देगी। सेम गोज विद एवरीवन। आप कहते हो जी मैंने 12 रुपए का शेयर खरीदा है, इसकी वैल्यू नीचे जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी नीचे जाएगी? 0 तक जाएगी, तो 12 का मैक्सिमम लॉस है। दैट इज नोन टू बी एज अ मैक्सिमम प्रोबेबल लॉसेस। कितने हैं जो मैक्सिमम प्रोबेबल लॉसेस में आ रहे हैं। एंड इसी तरह मैक्सिमम पॉसिबल लॉसेस कितने? एन एस्टिमेट ऑफ कैटास्ट्रोफिक पोटेंशियल एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर एक्सपोजर ऑफ रिस्क। कैटास्ट्रोफिक पोटेंशियल मींस कि इससे कितना कोई सी चीज तबाह कर सकती है, मैक्सिमम। वहां तो प्रोबेबिलिटी आ गई ना, कितने चांसेस हैं। यहां पे वो कहता है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी एंड तक क्या जा सकती है कि अगर हम कैटास्ट्रोफीज को भी बीच में ले आऊं तो तब मेरे पास क्या चीजें एग्जिस्ट करेंगी। मोस्ट फर्म्स अटेम्प्ट्स टू बी प्रिसाइज इन इवैल्यूएटिंग रिस्क। समटाइम्स जो कुछ फर्म्स जो होती हैं वो बड़ी प्रिसाइज होती हैं इन इवैल्यूएटिंग दीज रिस्क, कि इन इवैल्यूएटिंग इन वैल्यूएशंस वो बड़ी प्रिसाइज होती हैं कि वो इनको इवैल्यूएट किस तरह से और कैसे करें, और इनको इवैल्यूएट करें तो वो किस बेसिस पे करें और किस तरह से सेट आउट करें। तो याद रखिएगा मोस्ट फर्म्स अटेम्प्ट टू बी प्रिसाइज इन इवैल्यूएटिंग रिस्क, बड़ी प्रिसाइज होती हैं कि इनको मैंने कैसे इवेल्युएट करना है। बिकॉज देखें ये अगर आपके पास वैल्यूएशंस नहीं है तो वो बहुत सारी डिफरेंस होती हैं। समटाइम्स आप रिस्क की ओरिजिनल रूट को आइडेंटिफाई नहीं करते बल्कि उसके सिम्टम्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। इसीलिए फर्म्स बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करती हैं कि आप प्रिसीजन ऑफ इवेल्युएटिंग रिस्क की तरफ जाएं। किस तरफ जाएं? प्रिसीजन फॉर इवेल्युएशंस ऑफ रिस्क, कि एक रिस्क को मैंने किस तरह और कैसे इवेल्युएट करना है, और जिस तरह भी वो इवैल्यूएट होगा दैट आई एम गोइंग टू सी। नाउ कॉमन टू यूज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिकल टेक्निक, यानी वो कह रहा है कि नाउ कॉमन टू यूज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इन एस्टिमेटिंग लॉस फ्रीक्वेंसी एंड सिवियरिटी। यानी कि हम क्या करते हैं? कॉमनली यूज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इन एस्टिमेटिंग लॉस फ्रीक्वेंसी एंड सिवियरिटी, कि लॉस फ्रीक्वेंसी और सिवियरिटी को हम लोग देख रहे होते हैं कि हम लोगों ने उस लॉस फ्रीक्वेंसी और सिवियरिटी को हमने कैसे और किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। नाउ कॉमन टू यूज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इन एस्टिमेटिंग लॉस फ्रीक्वेंसी एंड सिवियरिटी, कि हम लोग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करेंगे फॉर एस्टिमेशन ऑफ लॉस एंड सिवियरिटी, कि लॉस एंड सिवियरिटी के लिए हमने स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करनी है जिसने हमें गाइड करना है कि हमने किस तरफ और कैसे निकल के किस तरह से आगे जाना है। रिस्क मैपिंग और प्रोफाइलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट एस्टिमेशन, कि रिस्क मैप करें कहां से आ रहा है। आप कहते हैं जी प्रोडक्शन कम हो रही है, हम कहते हैं जी प्रॉब्लम इज प्रोडक्शन कम, पता लगा जी अब आधे एम्प्लॉय तो आपके स्ट्राइक पे बैठे हुए, प्रोडक्शन थोड़ी मसला है, आपके तो एम्प्लॉय मसला है। So that means आपने रूट करें, आप रिस्क की रिस्क बेसिक कहां से आ रहा है वो चीज पे आप हिट करें रादर देन आप सेंटर में से उठाएं। तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क मैपिंग, कि देयर वहां पे रिस्क मैपिंग को हम यहाँ पे नहीं लेते। इन्वॉल्व्स अरेइंग रिस्क इन अ मैट्रिक्स, यानी कि इन्वॉल्व्स क्या किसको करते हैं? अरेइंग ऑफ रिस्क, रिस्क को अरे कर देते हैं इन अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में ले आते हैं। विद वन डायमेंशन बीइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट्स, जिसमें से एक डायमेंशन क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट्स, एंड अदर डायमेंशन इज सिवियरिटी, यानी
अ रेंज ऑफ इन्वॉल्व्स अ रेंज ऑफ रिस्क, जिसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी किस स्पीड से अकर हो रहा है और डायमेंशन ऑफ सिवियरिटी कितनी, क्या बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन शट डाउन हो सकती हैं, या बहुत लिमिटेड हैं, या बहुत लिमिटेड हैं और बहुत ज्यादा कम सिवियरिटीज की एग्जिस्ट हो सकती है। सिवियरिटी मींस व्हाट इज द लेवल ऑफ लॉसेस, लॉसेस का लेवल क्या है और किस लेवल के लॉसेस को हम लोग इसमें लेकर आगे चल सकते हैं, कि व्हाट आर द लेवल्स ऑफ लॉसेस, कि जितने ज्यादा लॉसेस होंगे उसी के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चलेंगे। ईच रिस्क इज मार्क्ड टू इंडिकेट वेदर इट इज कवर्ड बाय इंश्योरेंस और नॉट। कुछ रिस्क आराम से कवर्ड अप बाय इंश्योरेंस हो सकते हैं, कुछ रिस्क कवर्ड बाय इंश्योरेंसेस नहीं हो सकते। जैसे बहुत बड़े लॉसेस हैं कि आपको पता है कि कई ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस है, तो अंडरस्टूड सी बात है, एक इंश्योरेंस कंपनी के बस की बात नहीं है कि उस लॉस को कवर करे, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर वो लॉस हो गया तो कंपनी अपने आप को बेच के भी अगर वो पूरा नहीं कर पा रही, तो दैट मीन्स वो कंपनी इस काबिल ही नहीं है कि 3 और 4 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ लॉसेस को वो बर्दाश्त कर सके। तो जब वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे सिवियरिटी बहुत हाई है, और इसीलिए कहते हैं कि ईच रिस्क इज मार्क्ड वेदर इट कुड बी कवर्ड इन इंश्योरेंस और नॉट, कि क्या वो कवर अप इन इंश्योरेंस हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, या उसमें कोई और चीज भी रिक्वायरमेंट में आती है। Now there are certain statistical concepts that are being required, कि जिन्हें हम लोग देखें कि हाँ जी ये कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें हमें रिक्वायर्ड हैं और जिनको हमने देखना है कि ये कॉन्सेप्ट्स होंगे, so then we are going to move further कि हमारे पास कितनी हमारे पास लॉसेज या कितने हमारे पास कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। फर्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी, ऑलरेडी मैंने बताया था 1666 में फर्स्ट टाइम प्रोबेबिलिटी आई थी, लॉन्ग टर्म फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस, कि क्या प्रोबेबिलिटी है उसके अकरेंस की, उसने किस तरह से प्रोबेबिलिटीज जनरेट करनी है फॉर अकरेंस, कि किस तरह से उसने अकर होना है और किस तरह से उसने अकर होके आगे चलना है। द प्रोबेबिलिटी इज 0 फॉर एन इवेंट दैट इज सर्टन नॉट टू अकर, यानी कि किसी चीज की अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो अंडरस्टूड सी बात है कि वो होनी ही नहीं है, वो हो ही नहीं सकती। So that means there is certain probability, that means the event is certain not to occur. The probability is 1, the event is certain to occur. यानी कि अगर, यानी in other words इसका मतलब क्या है, that is 0% and that one means 100%. यानी वो क्या है, हमारे पास 0% है and other one is 100%. The probability is 1 for an event that is certain to occur. यानी जिस पे आपको confirm है कि that is going to occur, that is certain to occur. To calculate the probability of an event, the number of times a given event occur is divided by all possible event of that time. अब यहां देखें पूरा फार्मूला एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है। You have to develop a formula. Calculate probability of an event is the number of time given event occur, number of occurrence is divided by all possible events. That is known to be as your probability. क्या कहलाएगी ये? That is your probability, कि हाँ जी ये मेरी probability और इसी probability के हिसाब से ही हमारी existence लाई करती है, कि हमारे पास यही existence है और इसी के हिसाब से हमने इस value को आगे लेकर चलना है, यानी all possible है। Then next thing that comes in the mind is the probability distribution, mutually exclusive and collectively exhaustive list of all events that can result from chance process. यानी कि कलेक्टिवली जितने भी ऑल इवेंट्स की आप लिस्ट बनाएं, दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम चांस प्रोसेस, कि जो चांस पे अकर हो सकते हैं, दैट हैज द चांस ऑफ अकरेंस, कि जिनके पास क्या है, चांस ऑफ अकरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। कंटेन्स द प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद ईच इवेंट, क्या करते हैं, कंटेन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट, कि हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी को वो कंटेन करते हैं और उसकी अकरेंस की तरफ जा रहे होते हैं कि हाँ जी इतनी अकरेंस उसकी आ सकती है या इतनी अकरेंस उसकी हो सकती है। तो जब उसकी चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ ईच इवेंट आ रहे हैं, तो दैट मींस कि वहां पे हमारे पास एसोसिएटेड विद, दैट इज द प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद ईच इवेंट, के हर इवेंट से उसकी प्रोबेबिलिटी एसोसिएशंस एग्जिस्ट कर रही हैं। दैट इज हाउ दीज आर बीइंग एसोसिएटेड विद ईच इवेंट, के हर इवेंट से वो प्रोबेबिलिटी कैसे और किस तरह से एसोसिएटेड हो रही है। स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट और क्या चाहिए होती है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी or location, measure of center of probability distribution, mean sum of set of measurement. This mean median mode is known to be as your central tendency. क्या कहते हैं उसे हम, that is known to be as your central tendency, कि ये हमारे पास central tendency है कि एक चीज ने कितना मूव करना है, तो उसमें measurement of probability भी आ जाती है, mean भी आ जाता है,
मीडियन भी आ जाता है एंड मोड भी आ जाता है, यानी मीन, मीडियन, मोड ऑल आर देयर, यानी मीन भी है, मीडियन भी है, मोड भी है, एवरीथिंग इज देयर बट इन द नेक्स्ट टाइप ऑफ थिंग्स कि हमारे पास कितनी चीजें हमारे पास इसके अलावा एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है ना। तो सेंट्रल टेंडेंसी में ये चीजें आती हैं, मेजर द सेंटर ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपकी सेंटर क्या है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज नोन टू बी एज अ अनदर थिंग दैट इज नोन टू बी एज अ मीडियन, जो ऑलरेडी आप स्टैट से पढ़ चुके हैं, दैट इज मीडियन। और मीन इज द सेट ऑफ n मेजरमेंट डिवाइडेड बाय m, यानी सम ऑफ सेट ऑफ n मेजर, यानी कि समेशन ऑफ n होल डिवाइड बाय n, कि जितने भी मेजरमेंट्स हैं उनका समेशन ले लें और उसके बाद डिवाइड कर दें, तो दैट इज नोन टू बी एज योर मीन। क्या कहलाता है वो, कि ये हमारे पास मीन वैल्यू है और मीन वैल्यू के हिसाब से ही हम उसे आगे लेकर चल रहे हैं, एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एक्स बार, दैट इज द डोनेशन फॉर मीन। याद रखिएगा, दैट इज द डोनेशन फॉर मीन, के मीन को हमने किस तरह डिनोट करना है। अब ये क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn डिवाइडेड बाय n, यानी x1 से xn तक जा रहा है, डिवाइड बाय n है, यानी x1 से xn तक जाना है एंड डिवाइड बाय n, यानी कि nth टर्म तक हम इसे लेकर आगे तक जा रहे हैं। तो दैट इज नोन टू बी एज योर स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स, कि ये हमारे पास स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स में आते हैं, कि ये हमारे पास है दैट इज x1 टू xn डिवाइड बाय n। नाउ देयर ऑलरेडी मैं डिस्कस कर रहा था कि मीडियन भी आता है, मोड भी आता है, ये दीज आर द टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसे क्या कहते हैं हम, कि ये हमारे पास किसकी डिस्कशन में आ रहे हैं, दीज आर ऑन द साइड्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि ये हमारे पास एक तरह से सेंट्रल टेंडेंसीज बता रहे हैं कि हमारे पास एक चीज की सेंट्रल टेंडेंसीज कितनी है और कैसी है। मिड पॉइंट इन अ रेंज ऑफ मेजरमेंट, क्या है ये, मिड पॉइंट है इन द रेंज ऑफ मेजरमेंट, कि ये हमारे पास रेंज ऑफ मेजरमेंट्स में आ रहे हैं एंड दैट इज नोन टू बी एज आर मिड पॉइंट्स। यानी मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 9 12 16 18, मैं कहूं इसका मिड पॉइंट क्या है, तो यहां पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो सेंटर की दो वैल्यूज कौन सी हैं, तीन वैल्यूज यहां की छोड़ दें, तीन वैल्यूज यहां की छोड़ दें, पीछे क्या बचा, ये बचा ना। अब मैं क्या करूंगा, इसमें मैंने मीडियन निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, 4 प्लस 9 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ रहा है, दैट इज ऑफ 13 डिवाइड बाय 2, दैट इज ऑफ ऑलमोस्ट 6.5 6.5 आ रहा है। तो जब 6.5 है, दैट मींस माय मीडियन इज 6.5। लेकिन अगर कोई ऐसी सीरीज है 1 2 5 9 10 13 15, तो अब यहां तीन इधर की वैल्यूज निकाल लें, तीन इधर की वैल्यूज निकाल लें, तो डेफिनेटली इसका मीडियन क्या है वो निकालने की जरूरत नहीं है, दैट इज 9। उसका मीडियन क्या है, दैट इज 9। हाफ ऑफ द आइटम्स आर लार्जर एंड हाफ ऑफ द आइटम्स आर लोअर। अब देखें, हाफ ऑफ द आइटम्स आर लार्ज स्मॉलर एंड हाफ ऑफ द टाइम्स आर बिगर। नॉट ग्रेटली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, ये ज्यादातर अपनी एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्टेड नहीं होते, कि अपनी एक्सट्रीम वैल्यूज को ये हमेशा नहीं छोड़ते, एक्सट्रीम वैल्यूज के साथ ही चलते हैं और उसी के साथ ये वेरी कर रहे होते हैं। मोड, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट अकर्स मोस्ट ऑफन इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि मोड क्या है हमारे पास, वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल्स, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स हैं दैट अकर्स मोस्ट ऑफन इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं यहां पे कहूं 1 5 9 1 1 3 5 9 5 4 3 5 8 9 5 9 8 9। अब यहां पे देखें तो मोड कौन सा है, विच हैज द मोर फ्रीक्वेंसी, 5 5 5 5 4 है, 1 9 9 9 9 4 है, ये भी 3 3, इसका मतलब है 9 और 5 आपके पास क्या है, मोड, जो रिपीटेड फ्रीक्वेंसीज में आ रहा है। क्या आ रहा है वो, रिपीटेड फ्रीक्वेंसीज में आ रहा है। तो जो चीज रिपीटेड फ्रीक्वेंसीज में आ रही है, तो याद रखिएगा वो वहीं पे आपको मोड की तरफ लेकर जाएगी और वही मोड की तरफ उसे आगे लेकर मूव करती रहेगी। मेजर ऑफ वेरिएशंस और डिस्पर्शंस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज क्या हमारे सामने आती है, दैट इज नोन टू बी एज आर स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या चीज आती है हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो हमें कहती है कि व्हाट आर द, अब इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द वेरिएशंस फ्रॉम इट्स मीन, कि अपनी मीन से कितनी वेरिएशन है, एंड दैट इज बीइंग अंडरस्टूड कि स्टैंडर्ड डेविएशन फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या चीज फॉलो करती है, दैट इज नोन टू बी एज जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मेजर्स हाउ ऑल अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मेजर इज टू इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन, यानी कि ऑल ग्रुप ऑफ
इंडिविजुअल्स मेजरमेंट्स इज टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ और मीन, यानी कि कितनी वेरिएशंस आ रही हैं फ्रॉम इट्स मीन। फर्स्ट डिटरमिन द मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू, पहला काम क्या करते हैं इसमें, एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी कराया था। देन सब्ट्रैक्ट द मीन फ्रॉम ईच इंडिविजुअल में, कि जिसमें हमने कहा था v माइनस वी बार, इफ यू पीपल रिमेंबर दैट। तो उसमें क्या था, हमने ओरिजिनल वैल्यू में से इंडिविजुअल एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने माइनस की। एट द स्क्वायर डिफरेंसेस, कि जो भी स्क्वायर डिफरेंसेस आ रहे हैं उनको टुगेदर करें, यानी उसके बाद हमने क्या किया था, इसके स्क्वायर लिया था और उसके बाद हमने इन सबको ऐड कर दिया था, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी थी तो मल्टीप्लाई कर दिया था पहले प्रोबेबिलिटी से, फिर प्लस कर दिया था। तो वो यहाँ पे आप उसके बाद भी कर सकते हैं, यानी रिक्वायर्ड स्क्वायर डिफरेंसेस टुगेदर एंड डिवाइड सम, और डिवाइड किससे कर दिए, सम से डिवाइड कर दिए, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई। और उसके बाद हमने जब इसका स्क्वायर रूट लिया था तो हमारे पास क्या चीज बन गई थी, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशंस। क्या बन गई थी हमारे पास, दैट इज नोन टू बी एज आर स्टैंडर्ड डेविएशंस, कि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशंस हमारे सामने नजर आ रही थी कि हाँ यार इतनी स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं जो हमारे सामने एग्जिस्ट कर रही हैं। इसी के साथ साथ एक और चीज आती है, दैट इज नोन टू बी एज अ स्टैंडर्ड डेविएशन, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसे हम लोग कहते हैं, दैट इज नोन टू बी एज अ सीवी। क्या कहते हैं उसे हम, CV, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ मीन। और इसके लिए बड़ा आसान होता है, दैट इज मीन, दैट इज सिंपल, वैल्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू मीन, यानी परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पर यूनिट ऑफ मीन, कि अगर एक यूनिट की चेंज आएगी तो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी इंक्रीज कर सकती है। दिस इज नोन टू बी एज अ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस। क्या कहते हैं इसे हम, दैट इज नोन टू बी एज योर कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएशंस, कि ये हमारे पास क्या चीज है, दैट इज नोन टू बी एज आर कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएशंस। कि जब भी हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस की बात करते हैं, दैट इज मींस परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पर यूनिट ऑफ मीन्स, यानी एक यूनिट अगर मेरा मीन ऊपर नीचे होगा तो मेरी कितनी स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर होगी, यानी कितनी स्टैंडर्ड डेविएशन आगे जाएगी या ऊपर जाएगी। तो जितनी भी जाएगी उसी के हिसाब से हम उसे लेकर आगे जाएंगे, और उसी के हिसाब से हम कहेंगे दैट इज नोन टू बी एज आर कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएशंस। क्या है वो, हमारे कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएशंस हैं, कि जितने भी हमारे पास वेरिएशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं या होनी चाहिए, दैट इज नोन टू बी एज आर कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएशंस। नाउ अनदर टेबल कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ लॉसेस। अब देखें यहाँ पे क्या है, लॉसेस आए हैं 10, 20, 30, 40, 50। मीन लॉसेस क्या आ रहे हैं, अब जाहिर बात है इनका मीन लिया हमने, 50, 40, 90, 120, 120 प्लस 30, 150, 150 आ रहा है ना। 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड किया, कितना आना चाहिए, 30। तो यहाँ पे लॉसेस कितने आ रहे, 30 सेम है। मैंने क्या किया, लॉसेस माइनस मीन लॉसेस, और उसका आंसर ये निकाल दिया। डेविएशन आई है कितनी जी, लॉसेस 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 माइनस 30, 10, 0, 10, 20। यह मैंने हर एक की वैल्यूज निकाल ली कि हमारे पास ये वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, और इसी वैल्यूज के हिसाब से हमने उसे आगे लेकर चलना है। इसका स्क्वायर लिए 400 आया, इसका स्क्वायर लिए 100 आया, इसका स्क्वायर लिए 0 आया, इसका स्क्वायर लिए 100 लिया, इसका 400। तो मेरे पास क्या आ गई, स्क्वायर डेविएशन आ गई। अब मैं क्या करूंगा, 1000 को डायरेक्ट डिवाइड करूंगा, किससे, कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से डिवाइड कर दिया, और उसके बाद मैंने इसका क्या कर दिया, अंडर रूट ले लिया डायरेक्ट। तो 200 का अंडर रूट ले लिया हमने, तो 200 का अंडर रूट कितना आ रहा है, दैट इज ऑफ 14.14। क्या आ रहा है हमारे पास, 14.14 आ रहा है। और ये हम लोग कहेंगे कि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी आ रही है, दैट इज 14.14। यानी आपके पास अगर मैं मीन लाइन ये बताऊं तो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है कि 14.14 वो ऊपर भी जा सकती है, 14.14 वो नीचे भी आ सकती है। यानी ये डायमेंशंस क्या हैं, ये ऑन द बोथ साइड्स हैं, यानी ये ऊपर भी जा सकती है और साथ ही क्या हो सकता है, ये नीचे भी आ सकती है। यानी ऑन द बोथ साइड्स इट कुड वर्क, यानी कि ये बोथ साइड्स पे ये वर्क कर सकती है, और ये ऊपर या नीचे दोनों साइड पे ट्रेवल कर सकती है, या दोनों साइड पे ये जा सकती है कि किस तरह से हमने इसे मूव करना है। तो यानी हमारे पास जितना भी हमारे पास वैल्यूएशंस आएंगी, दैट इज ऑन द 14.14 जो हमारे पास वैल्यूएशंस आ रही हैं। यहाँ यार इतनी वैल्यूएशंस हुई, तो देन इट वुड बी फाइन, और इसी के हिसाब से हमने इसकी वैल्यूएशंस को लेकर आगे चलना है। तो दिस इज द मेथड, यानी ये याद रखिएगा, ये मेथड है हमारे पास। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये जो मेथड है ये तब वर्क करता है जब मेरे पास हिस्टोरिकल डाटा हो। लेकिन जब मेरे पास हिस्टोरिकल डाटा नहीं होता तो मुझे इनके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ
मीन लॉसेज इस तरह नहीं निकालने होते, बल्कि क्या दी हुई होती है साथ, प्रोबेबिलिटी। या तो एक चीज गिवन होती है, या तो प्रोबेबिलिटी गिवन होती है, या ओवरऑल मीन आप डिवाइड से निकालते हैं। जब हिस्टोरिक डेटा है तो यू वुड डिवाइड, अदरवाइज फ्यूचर के ऊपर बात कर रहे हैं तो यू रिक्वायर आ प्रोबेबिलिटीज। क्या चाहिए होता है आपको, प्रोबेबिलिटीज चाहिए होती हैं जो आपको गाइड करते हैं, और उसी के हिसाब से हम आगे चल रहे होते हैं। लॉस डिस्ट्रीब्यूशंस यूज्ड इन रिस्क मैनेजमेंट, कि कितनी लॉस डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो रिस्क मैनेजमेंट में यूज की जाती है। टू फॉर्म एन एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, टू फॉर्म एन एम्पिरिकल probability distributions, risk manager actually observe that event occurs. To form an empirical probability distribution, risk managers actually observe that the event will occur. Risk manager का काम क्या होता है, that they should check that the event must occur, कि इवेंट का अकरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इवेंट ने अकर होना जरूरी है, और इवेंट अकर होगा तो ही आगे चलेगी बात, वरना नहीं चल पाएगी। टू क्रिएट अ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज अ मैथमेटिकल फार्मूला, यानी कि अगर आपने थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी है तो यू शुड यूज अ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला, जिसमें मैथमेटिकल फार्मूला है। वाइडली यूज्ड बाय थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन यूज इंक्लूड्स बायनॉमियल, नॉर्मल एंड पाइथन डिस्ट्रीब्यूशंस, यानी कि वाइडली यूज थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस इंक्लूड्स बायनॉमियल, नॉर्मल एंड पाइथन, यानी तीनों तरह की हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। वन इज नोन टू बी एज अ बायनॉमियल, नॉर्मल एंड पाइथन। फर्स्ट स्टार्टिंग विद द बायनॉमियल, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशंस हमें क्या कहते हैं और किस तरह से ये वर्कआउट करते हैं। सपोज दैट द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट विल अकर एट अ पॉइंट इन टाइम p is P. The probability Q that event will not occur is 1 minus P, यानी P is success, तो failure क्या होगा, 1 minus P, यानी P is the probability of success and 1 minus P is the probability of failure। और ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि 100% से ऊपर probability नहीं हो सकती, इससे ऊपर की probability नहीं है। One can calculate how often an event will happen with the binomial formula, indicate that the probability R event in an n possible time equals to n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल q एंड r, यानी कि जब भी हम बायनॉमियल की बात करते हैं तो दैट मींस n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इनटू p r q n माइनस r, q n माइनस r, and the probability of r events, r number of events in n possible time equals, यानी कि r number of events हो और n possible time में हो तो उसका फार्मूला सिंपल है, वो ये है, that is बायनॉमियल, कि जब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, that is related to बायनॉमियल है, यानी किससे रिलेट कर रही हो, बायनॉमियल से रिलेट कर रही हो। तो जब वो बायनॉमियल से रिलेट कर रही हो कि दैट मींस आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसी के हिसाब से वेरिएट कर रही होंगी, कि हाँ जी इतनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमारे सामने एग्जिस्ट कर रही हैं, और उसी के हिसाब से हमने उसकी वैल्यू को आगे लेकर जाना है। तो दैट इज नोन टू बी एज आर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशंस, कि यहाँ पे हमारे पास ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशंस एग्जिस्ट कर रही हैं। अच्छा, ये फार्मूला कुछ ऐसे भी हो सकता है कि n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r i n माइनस r फैक्टोरियल, और उसके बाद इनटू p r 1 माइनस p n माइनस r भी हो सकता है, वन एंड द सेम थिंग। दैट मीन्स q इक्वल्स टू 1 माइनस p, बिकॉज q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को हमने क्या कहा है, 1 माइनस p, क्या कहा है उसे हमने, 1 माइनस p। Now the normal distribution always based on central limit theorem, किस पे बेस कर रहा होता है, central limit theorem, और central limit theorem क्या कहता है, that is the bell shaped, किस पे बात करता है वो, बेल शेप, कि हाँ जी हमारे पास सेंटर वैल्यू यहाँ सेंटर में लाई करेगी, 0.5 की प्रोबेबिलिटी इस तरफ है, 0.5 की प्रोबेबिलिटी इस तरफ है, दोनों तरफ 0.5 है। स्टेट्स दैट एक्सपेक्टेड रिजल्ट फॉर अ पूल और पोर्टफोलियो ऑफ अ इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट कैन बी अप्रोक्सीमेटली बाय अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अभी हमने आगे फिगर भी दिखाएंगे कि जिसमें हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ड्रॉ किया, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यही कहता है कि दोनों तरफ की वेरिएशंस बराबर हैं, और वो यही स्टेट करता है कि दे एग्जिस्ट अ सेंट्रल लिमिट थ्योरम, एंड बेल शेप परफेक्टली होता है, और उसकी ग्राफ भी है। इफ रिस्क मैनेजर नोज दैट देयर लॉस डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉर्मल, दे कैन अज्यूम दैट दीज रिलेशनशिप्स होल्ड्स, या अगर उसे पता लग जाए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाकई में एग्जिस्ट करती है, क्या करती है, वाकई में एग्जिस्ट करती है, एंड दीज रिलेशनशिप्स होल्ड्स, they can predict that the probability of gross loss level occurring or the probability of loss being within the range, central range of मीन, यानी सर्टन रेंज ऑफ मीन पे वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होती हैं, कहाँ पे, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होती है। दे कैन प्रिडिक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन लॉस लेवल, प्रिडिक्ट कर सकते हैं गिवन लॉस लेवल को अकरिंग
लॉस लेवल अकरिंग और द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस बीइंग विद इन द सर्टेन रेंज ऑफ मीन, कि यानी कि लॉसेस बीइंग विद इन अ सर्टेन रेंज ऑफ मीन, कि सर्टेन रेंज ऑफ मीन पे आ जाएगा। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशंस रिक्वायर्स वेरिएबल्स, यानी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशंस जो होंगी वो दैट रिक्वायर्स वेरिएबल्स टू बी डिस्क्रीट, कि बायनॉमियल के लिए जरूरी है कि वेरिएबल्स में चेंजेस डिस्क्रीट आए, पॉइंट्स में ना आए। पॉइंट्स में आएगा तो दैट मींस यू हैव टू फॉलो नॉर्मल, अदरवाइज डिस्क्रीट होना जरूरी है फॉर बायनॉमियल, कि बायनॉमियल के लिए इसके लिए डिस्क्रीट होगा तो ही बायनॉमियल आगे मूव करेगा, अदरवाइज बायनॉमियल मूव नहीं करेगा। दैट इज समथिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस कैन हैव अ कंटीन्यूअस वेरिएबल्स, कि उसके पास कंटीन्यूअस वेरिएबल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं और वो कंटीन्यूअस वेरिएबल्स के हिसाब से ही आगे लेकर चलेगा। सो दैट मींस कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन हैव कंटिन्यूअस वेरिएबल्स, कि उसके पास क्या चीज होंगी, कंटिन्यूअस वेरिएबल्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे। सो दैट मींस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे बेस कर रहा होता है और उसे पता हो कि अगर सेंट्रल मैनेजर को कि हाँ जी इसके अंदर क्या क्या लॉसेज आ रहे हैं, तो दे कैन हैव दीज रिलेशनशिप्स, वो इजीली प्रेडिक्ट कर सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन लॉस लेवल अकरिंग और द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस बीइंग विद इन द सर्टेन रेंज ऑफ मीन, कि सर्टेन रेंज ऑफ मीन में उसकी लॉस लेवल्स क्या हैं और किस तरह से वो लॉस लेवल्स हमारे सामने आते हैं। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशंस रिक्वायर्स वेरिएबल्स टू बी डिस्क्रीट, कि वेरिएबल्स को क्या कहता है, टू बी डिस्क्रीट, एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस कैन हैव अ कंटीन्यूअस वेरिएबल्स, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कंटीन्यूअस वेरिएबल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। These are the tables, normal probability distribution of 500 losses। अब यहाँ पे कितना है, 500 losses है। हम यहाँ देखें 5 से 950 पे जा रहे हैं। अब यहाँ 8.5 to 9.5, अब ये हमारे पास सेंटर है, ये हमारे पास क्या चीज आ रही, दैट इज सेंटर। जब सबसे नीचे भी बात करते हैं, किस पे बात करता हूं मैं, सबसे नीचे पे बात करता हूं, याद रखिए 99% प्रोबेबिलिटी है कि इसके अंदर लाई करेगा, 95% प्रोबेबिलिटी कि इसके अंदर लाई करेगा और 68% प्रोबेबिलिटी कि वो इसके अंदर लाई करेगा। यानी हर एक की प्रोबेबिलिटी इसको हमारे सामने क्लियर कट पता लग रहा है। अब यहां पे देखें तो 50 और 350 कितना डिफरेंस है यहाँ पे हमारे पास, एक स्टैंडर्ड डेविएशन का और यहाँ पे भी। तो इसका मतलब है अगर एक स्टैंडर्ड डेविएशन इधर गया, एक स्टैंडर्ड डेविएशन इधर गया, दोनों साइड पे गया, एक स्टैंडर्ड डेविएशन गया, तो हमारे पास 68% आएगा। एक स्टैंडर्ड डेविएशन और इधर गया, एक स्टैंडर्ड डेविएशन और गया, तो इसका मतलब 95% है। और एक स्टैंडर्ड डेविएशन और गया, एक स्टैंडर्ड डेविएशन और गया, तो याद रखिएगा 99% पे। तो 68, 95 एंड 99 ये तीनों लेवल्स हैं जिसपे चीजें एग्जिस्ट कर रही होती हैं, यानी तीनों चीजों पे हमारे पास डिफरेंट लेवल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और उसी के हिसाब से हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। और इस पे रोल किसका आ रहा है, दैट इज ऑफ सिग्मा। किसका रोल आ रहा है इसमें, सिग्मा का रोल आ रहा है कि सिग्मा हमने किस तरह से और कैसे मेजरमेंट्स देनी है और किस तरह से मेजरमेंट्स हमारे सामने आनी है। तो दैट इज व्हाट वी नोन टू बी एज आर सिग्मा। तो यहाँ पे हमारे पास 500, 350, 200, यानी एक तरफ इंक्रीजिंग की तरफ जा रहे हैं और दूसरी तरफ एक हम डिक्रीजिंग की तरफ जा रहे हैं कि हमने उसे डिक्रीज किस तरह और कैसे कर रहे हैं। और जैसे ही हम उसे डिक्रीज करेंगे तो दैट वाज बीइंग सीन कि वो कैसे डिक्रीज होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। किसी तरफ जा रहे हैं हम, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जा रहे हैं कि हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे और किस तरह करनी। डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला, यानी किसको फार्मूले को यूज करेंगे, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल्सो वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m। अब ये क्या फार्मूला, ये देखिएगा, दैट इज p m r e माइनस m ओवर r फैक्टोरियल। अच्छा, ये साइन जो है फैक्टोरियल का है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m। स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ m। तो इसका मतलब है m जो है वो हमारे पास वेरिएंस है, तो वेरिएंस की पावर r हुई, e की पावर वेरिएंस माइनस वेरिएंस है डिवाइड बाय r फैक्टोरियल। दैट इज नोन टू बी एज आर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है ये, हमारे पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस आ रही हैं कि हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस को कैसे और किस तरह से आगे लेकर चलना है। जैसे भी हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को आगे लेके जाएंगे तो दैट इज व्हाट वी नोन टू बी एज आर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, के हमारे पास उसी से रिलेटेड ये चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। तो दीज आर नोन टू बी एज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। और ये क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यूजिंग फॉलोइंग फार्मूला, के फार्मूले के साथ साथ इसकी इवेंट की वैल्यूज चल रही हैं। अब यहाँ क्या देखें, P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, P इज दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एन अकर्स, R नंबर ऑफ इवेंट्स फॉर विच प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट इज नीडेड, कितने इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट्स रिक्वायर्ड है। M इज मीन एक्सपेक्टेड लॉस फ्रीक्वेंसीज, ये कितना मीन है एक्सपेक्टेड लॉस फ्रीक्वेंसी का, माइनस ई कांस्टेंट दैट बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम इक्वल्स टू 2.71। यानी ये वो ई है जिसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल। क्या है ये,
एक्सपोनेंशियल है जिसकी वैल्यू क्या होती है 2.718, क्या वैल्यू होती है उसकी 2.718 जिसकी वैल्यू होती है दैट इज नोन टू बी एज आर ई। क्या होती है ये हमारे पास ई की वैल्यू होती है और ई के हिसाब से हमने उसे आगे लेकर चलना होता है। Poisson, as the number of exposure units increases and the probability of loss decreases, यानी क्या है as the number of exposure units increases and the probability of loss decreases, the binomial distribution becomes more and more like the Poisson distribution। कि जब हमारे पास exposure unit increase कर रहे हैं और probability of loss कम हो रही है तो याद रखिएगा binomial एक तरह से Poisson बन जाती है। क्या बन जाती है वो? Binomial distributions becomes Poisson distribution। Most desirable when more than 50 independent exposure unit exist। ये तब सबसे ज्यादा डिजायरेबल होती है जब मोर देन 50 इंडिपेंडेंट एक्सपोजर यूनिट्स एग्जिस्ट, कि जब हमारे पास 50 से ज्यादा इंडिपेंडेंट एक्सपोजर यूनिट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन आइटम विल सफर अ लॉस इज 0.1। अच्छा, यहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? दैट एनी आइटम विल सफर अ लॉस ऑफ 0.1 और लेस, यानी ये तब मोर देन 50 इंडिपेंडेंट एक्सपोजर यूनिट एग्जिस्ट और हर एक की प्रोबेबिलिटी 0.1 से लेस हो, या 0.1 हो या 0.1 से लेस हो रही हो। तो जब 0.1 से लेस हो रही है तो दैट मींस एनी यूनिट्स कैन बी देयर और उसी यूनिट के हिसाब से हमने उसे आगे लेकर चलना होता है। इंटीग्रेटेड रिस्क मेजर्स है, जैसे मैंने पहले ही बात की थी वैल्यू एट रिस्क। कंस्ट्रक्ट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क अलोन एंड वेरियस कॉम्बिनेशन। कई दफा अकेला भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा होता है, कभी वेरियस कॉम्बिनेशंस के साथ भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस बन रही होती हैं। टू ऑब्टेन एस्टिमेट्स ऑफ रिस्क ऑफ लॉसेस टू वेरियस प्रोबेबिलिटी रिस्क लेवल्स, यानी ये रिस्क ऑफ लॉस की प्रोबेबिलिटीज एट वेरियस लेवल्स लेके आता है। यील्ड्स अ न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ अ मैक्सिमम एक्सपेक्टेड लॉस इन अ स्पेसिफिक टाइम एट अ गिवन प्रोबेबिलिटी लेवल, यानी कि न्यूमेरिकल स्टेटमेंट आती है कि मैक्सिमम एक्सपेक्टेड लॉस इन अ स्पेसिफिक टाइम कितना है एंड एट अ गिवन प्रोबेबिलिटी लेवल कितना है। प्रोवाइड्स अ फर्म विद असेसमेंट ऑफ ओवरऑल इंपैक्ट ऑफ अ रिस्क ऑन फर्म, यानी प्रोवाइड करता है फर्म विद एन असेसमेंट ऑफ ओवरऑल इंपैक्ट, यानी प्रोवाइड द फर्म विद एन असेसमेंट ऑफ ओवरऑल इंपैक्ट कि कितने इंपैक्ट आ रहा है फर्म पे और रिस्क ऑफ अ फर्म। कंसिडर कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रिस्क, ये भी कंसिडर करता है कि कितना कोरिलेशन आ सकता है टुवर्ड्स डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रिस्क, या डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रिस्क में कितना वैल्यूएशंस आ सकती हैं। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल अटेम्प्ट्स टू एलोकेट रिस्क कॉस्ट टू मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ अ फर्म, कि डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ फर्म में वो उसको एवेल्युएट कर रहा होता है या डिफरेंट एक्टिविटीज में उसको डाल रहा होता है। Assesses how much capital would be required by organization or a various activities to keep the probability of bankruptcy below the specific level। ये भी असेस करता है कि इन्हें कितनी एडिशनल कैपिटल रिक्वायर्ड है ताकि ये बैंक्रप्सी से बच के रहें या बचे रहें, ताकि यहाँ वहां पे बैंक्रप्सी नहीं है। और आपको पता भी है बैंक्रप्सी दो टाइप्स की होती है, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 11। सो दैट मींस वी आर गोइंग टू सेव फ्रॉम बोथ बैंक्रप्सी, दैट इज चैप्टर 9 एंड चैप्टर 11, यानी हर तरह की बैंक्रप्सी से हम लोग बचे रहें। Accuracy of prediction, there is also exists the accuracy of predictions, के predictions की accuracy है। A question of interest to risk manager, क्या होता है risk manager का question of interest? How many individual exposure units are necessary, यानी कितने exposure units are necessary before a given degree of accuracy can be achieved, यानी कितने exposure unit हो before a given degree of accuracy is achieved in obtaining an actual loss frequency। obtaining क्या करना है हमने? obtain actual loss frequency that is close to the expected loss frequency, and achieve in obtaining the actual loss frequency that is close to the expected loss frequency, यानी expected loss and actual loss frequencies में जो difference है उसी के हिसाब से predictions चल रही होती हैं। the number of losses for a particular firm must be fairly large to accurately predict future losses। the number of losses for particular firm, एक पर्टिकुलर फर्म की कितने नंबर ऑफ लॉसेस है, मस्ट बी फेयरली लार्ज। फेयरली क्या होंगे? लार्ज टू एक्यूरेटली प्रिडिक्ट फ्यूचर लॉसेस, क्या तो से हम लोग एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकें फ्यूचर लॉसेस को, यानी लॉसेस ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म मस्ट बी फेयरली लार्ज, कि जब आपकी लॉसेस फर्म के लार्ज हैं टू एक्यूरेटली प्रिडिक्ट फ्यूचर लॉसेस, कि जिससे हम एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकें क्या चीज? फ्यूचर लॉसेस को, कि हमारे पास फ्यूचर लॉसेस एक्यूरेटली प्रिडिक्ट हो रहे हैं। Law of large number, degree of objective risk is meaningful only when the group is fairly large, यानी ऑब्जेक्टिव रिस्क तब निकल सकता है जब आपके पास जो ग्रुप है, यानी कि जिसका आप लॉस निकाल रहे हैं, दैट इज फेयरली लार्ज, यानी कि जो बहुत बड़ा हो। स्टेट्स दैट एज द नंबर ऑफ एक्सपोजर यूनिट इंक्रीजेस द मोर लाइकली इट बिकम्स द एक्चुअल लॉस, जितने एक्सपोजर यूनिट बढ़ेंगे एक्चुअल लॉस की चांसेस उतने ही हैं। विल इक्वली प्रोबेबल लॉस एक्सपीरियंस, और उसमें क्या आ जाता है? इक्वल लॉस
प्रोबेबल एक्सपीरियंस आ जाता है। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस, कौन कौन सी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं? एज द नंबर ऑफ एक्सपोजर यूनिट इंक्रीजेस द डिग्री ऑफ रिस्क डिक्रीजेस। जितने एक्सपोजर यूनिट्स बढ़ जाते हैं उतना ही डिग्री ऑफ रिस्क बढ़ जाता है, और उतने ही डिग्री ऑफ रिस्क बढ़ेगा तो उसी के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चलेंगे। गिवन अ कांस्टेंट नंबर ऑफ एक्सपोजर यूनिट्स, गिवन अ कांस्टेंट नंबर ऑफ एक्सपोजर यूनिट एज द चांस ऑफ लॉस इंक्रीजेस, यानी जब भी एक्सपोजर यूनिट्स हमारे पास कांस्टेंट नंबर ऑफ एक्सपोजर यूनिट्स बढ़ जाएंगे, एज द चांस ऑफ लॉस इंक्रीजेस, जैसे ही हमारे पास चांस ऑफ लॉस बढ़ जाएगा, द डिग्री ऑफ रिस्क डिक्रीजेस, यानी चांसेस ऑफ लॉसेस हमारे पास बढ़ जाएंगे, डिग्री ऑफ रिस्क decreases, यानी constant number of exposure units as the chances of loss increases the degree of risk decreases, यानी chances of loss बढ़ जाएंगे तो degree of risk कम हो रहा होगा। That is known to be as our law of large numbers. Number of exposure units required. Question arises as how much error is introduced when group is not sufficiently large. यानी कितना हमने का एरर लेके आना चाहिए जब हमारे पास ग्रुप बड़ा नहीं है, क्योंकि देखिए जरूरी तो नहीं कि हर दफा ग्रुप बड़ा हो तभी हमने लॉस को मेजर करना है, नहीं, फिर क्या करना है अगर हमारे पास ग्रुप छोटा हो। रिक्वायर्ड अजम्पशन, ईच लॉस अकर्स इंडिपेंडेंटली, ये अजम्पशन ले रहे हैं कि हर लॉस अकर इंडिपेंडेंटली हुआ ऑफ ईच अदर लॉस, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस इज कांस्टेंट फ्रॉम अकरेंस टू अकरेंस, यानी ईच लॉस जो है इंडिपेंडेंट हुआ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इज कांस्टेंट फ्रॉम अकरेंस टू अकरेंस, कि ये वाला जो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस है वो सेम है फ्रॉम अकरेंस टू अकरेंस, कि हमारे पास जो भी अकरेंस आ रही है उसके हिसाब से वो वेरीड है। फार्मूला इज बेस्ड ऑन द नॉलेज दैट न्यूमेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज देन अप्रोक्सीमेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नोन परसेंटेजेस ऑफ लॉसेस विल फेल विद इन वन, यानी कि नॉन परसेंटेज ऑफ लॉसेज जो है दैट शुड फॉल विद इन 100%, 200% और 3 और मोर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन, यानी मोर स्टैंडर्ड डेविएशंस भी हमारे सामने एग्जिस्ट कर सकती हैं कि ये हमारे पास इतनी एग्जिस्टेंस में आ रही हैं और इतनी एग्जिस्टेंस में हमारे सामने नजर आ रही हैं। दैट इज नोन टू बी एज आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन, कि हमारे पास मीन वैल्यू से इतनी स्टैंडर्ड डेविएशंस हमारे पास नजर आ रही हैं कि दैट मच स्टैंडर्ड डेविएशन मस्ट बी देयर, एंड दैट इज एस स्क्वायर। अब क्या है यहाँ पे n, एस स्क्वायर p1 माइनस पी ई की पावर स्क्वायर, यानी e की पावर 2 आ रही है हमारे पास। अब यहाँ क्या है, वैल्यू ऑफ s इंडिकेट्स द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट कैन बी स्टेटेड फॉर रिजल्ट, यानी कितना आपको कॉन्फिडेंस है। इफ एफ एस इज 1 इट इज नोन दैट 68% दैट विल लॉस। अब यहाँ s1 मीन sd1, इफ दैट देयर इज द नोन फॉर द 95%, और यहाँ फार्मूला देखिएगा क्या है, s यहाँ पे आ रहा है, P और V और E इज हमारे पास दैट इज एक्सपेक्टेड लेवल्स, और यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आ रहा है 95%। फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट, क्या फंडामेंटल ट्रूथ है दैट एग्जिस्ट फॉर द रिस्क मैनेजमेंट। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इज स्मॉल और अ लार्जर नंबर ऑफ एक्सपोजर यूनिट इज नीडेड, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस बहुत स्मॉल है तो याद रखिएगा लार्जर नंबर ऑफ एक्सपोजर यूनिट्स इज नीडेड फॉर एक्सेप्टेबल डिग्री ऑफ रिस्क, कि एक्सेप्टेबल डिग्री ऑफ रिस्क के लिए हमें एक्सपोजर यूनिट्स चाहिए। देन इज कॉमनली रिकग्नाइज, कि जितने भी हमने कॉमनली रिकग्नाइज किए उससे ज्यादा ही हमें एक्सपोजर यूनिट्स रिक्वायर्ड हैं, और जितने भी हमें एक्सपोजर यूनिट्स रिक्वायर्ड हैं हमने उसी के हिसाब से उसकी वैल्यूएशंस करनी है और वैल्यूएशंस करके सामने लाना है कि दैट इज आर एक्सपोजर यूनिट्स, और उसी एक्सपोजर यूनिट्स को लेकर सामने चलना। दैट इज नंबर ऑफ एक्सपोजर यूनिट्स रिक्वायर्ड, और एक्सपोजर यूनिट्स हमने उसी फार्मूले से निकालना है जो अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा है। सो दैट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट वी रिक्वायर फॉर द एक्सपोजर ऑफ रिस्क। So that is the end of the chapter number 4 that we have studied. चैप्टर नंबर 3 एंड हुआ है, लेक्चर 4 था, और चैप्टर नंबर 2 को हमने अभी तक कंप्लीटली आइडेंटिफाई किया है कि हमारे पास क्या क्या चीजें थी इसमें। हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशंस देखी थी, इस दफा हमने फर्दर डिस्ट्रीब्यूशंस देखी हैं, फर्दर आइडेंटिफिकेशंस देखी हैं, कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूशंस फॉलो हो सकती हैं, कौन कौन सी नहीं हो सकती। हमने इसमें एक दूसरी टाइप की भी स्टैंडर्ड डेविएशन सीखी। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर ऑन ओवरऑल बेसिस, एंड इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 3, and that is regarding some other topics of the risk management, and then we are going to see कि उसमें further हमारे पास क्या है, and we are going to explore it in a much detailed manner. So that's the end of the lecture number 4. Allah Hafiz.